ओके जी, नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आईआर के अंदर ही हम लोग ने ये देखना है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड कोई हो, मतलब ऐसे आपके पास अगर ऑर्गेनिक, उप्स ये लाइन इसके ऊपर ही होगी, एनीवे अगर आपके पास ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पर बेसिकली ये वाला आपको सी डबल बॉन्ड ओ नज़र आ रहा हो, तो इस वाले के अंदर किस तरह से स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो सकते हैं, हमने किस तरह से इंटरप्रेट करने हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको जिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर नज़र आते हैं वो आपके पास हो सकता है एनहाइड्राइड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं एसिड हेलाइड्स हो सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग एसिड क्लोराइड्स को देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और बैंड भी नज़र आएगा एनहाइड्राइड का, दो बैंड्स नज़र आते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो इसको हम बैंड 1 का नाम देते हैं और इसको हम लोग बैंड 2 का नाम देते हैं। ये एक्चुअली मैं इस वजह से इस तरह से लिख रही हूँ कि साथ में आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज भी बतानी होंगी, ठीक है। तो अदरवाइज ऑब्वियसली एनहाइड्राइड इज ओनली अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर कार्बन में 2 दफ़ा है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसके बाद जो आपको एस्टर्स, देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और लास्ट में एमाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाउ जो ओवरऑल अगर हम लोग इसकी रेंज लिख सकते हैं कि जी ओवरऑल कार्बोनिल कंपाउंड की रेंज क्या आती है, तो वो ब्रॉड रेंज होती है इसकी, तकरीबन 1690 से लेके 1810 तक होती है, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर ये कहीं पर रिपोर्टेड होता है कि ये 1650 से लेके ऑनवर्ड्स 1850 तक होती है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देख सकते हो प्लस माइनस 10 या 20 का इतना बड़ा फिगर नहीं होता जिसको आप लोग कंसिडर करो। तो ये और ये दोनों ही रेंजेस में आपने देखना होता है। 1650, अगर 1640 भी आ जाए तो इतना वो परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली किसको कोरिस्पॉन्ड कर है, कार्बोनिल ही को कर रहा होता है। अब देखिए किसी ग्रुप के अंदर जब कार्बोनिल होता है तो वो अलोन कार्बोनिल नहीं होता। अगर हम लोग एनहाइड्राइड की बात करें तो आपको इस तरह से चीज़ मिलनी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये वाला आपको फंक्शनल ग्रुप ओवरऑल क्या है, एनहाइड्राइड है जिसमें 2 कार्बोनिल नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपके पास एसिड क्लोराइड है तो फिर आपको इस तरह से नज़र आना चाहिए। एनहाइड्राइड के लिए अगेन हम लोग यही वाला लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 2 बैंड्स आने हैं ना, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग एस्टर्स को लिखें तो एस्टर्स में आपको, अब देखें जगह कम पड़ी है, एस्टर्स में आपको क्या नज़र आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन आर। अगर हम लोग एल्डिहाइड्स को देखें तो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ डायरेक्टली एच। अगर हम लोग कीटोन को देखें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन अगेन आर। अगर हम लोग एसिड्स को देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर हम लोग एमाइड्स को देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। वेल एन एच टू भी हो सकता है, एन एच आर भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग, लेकिन हमारा मेन फोकस्ड हमारा किस पे है, इस पे। फोकस्ड हमारा इस पे है, फोकस्ड इस पे है, फोकस्ड इस पे है, यहाँ इस पे और यहाँ इस पे है, ठीक है। आर ग्रुप की सबके अंदर एक ही जैसी पीक्स आनी है जिस नेचर का आर होगा, ओके। अब हम लोग इस सब की अगर रेंज को कंसिडर करें कि कौन सा किस मतलब इतनी ब्रॉड रेंज क्यों है। अभी तक आपने इतनी ब्रॉड किसी की नहीं देखी होगी, तकरीबन 200 का रेंज बन रहा है ये डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनहाइड्राइड में हम लोग कहते हैं तकरीबन 1810 पर सेंटीमीटर पे ये अपीयर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एसिड क्लोराइड जो आपको तकरीबन 1800 पर सेंटीमीटर पे नज़र आएंगे। उसके बाद एनहाइड्राइड को अगर हम लोग देखें उसको जो बैंड 2 आपको नज़र आता है वो 1760 पर सेंटीमीटर। तो मतलब इसके 2 बैंड्स आपको नज़र आएंगे, एक 1750 के करीब और दूसरा 1800 के करीब। इसी तरह से अगर हम लोग एस्टर्स को देखें तो ये 1735 के लगभग नज़र आएंगे। इसको मैं लगभग ही लिख देती हूँ हर जगह, फाइन, ऑलमोस्ट, मतलब कि एल्डिहाइड्स को अगर हम लोग देखें तो इसकी अपीयर होती है 1725 पे, बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज आ गई है। लेकिन क्या हम लोग
सिंपल इस रेंज के भरोसे बैठते हैं नहीं, आपको साथ में ये वाली पीक भी नज़र आएगी। मैंने किससे हाईलाइट इसको अंडरलाइन किया था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, फिर ओ आर की भी है जो एल्डिहाइड के अंदर नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कीटोन्स पे अगर आप देखो तो ये हम लोग जस्ट इस वाले ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं जो सी डबल बॉन्ड ओ की आने वाली है, फाइन। और यहाँ पर एमाइड वाले केस में अच्छा एसिड्स रह गए, एसिड आते हैं 1710 पे, और जो एमाइड्स आते हैं ये आते हैं 1690 पर सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने सबको जो फोकस्ड में रखा है वो इस वाले कार्बोनिल की पीक 1810 पे आती है। अगर वो एनहाइड्राइड में हो तो बैंड 1 देगा। अगर तो कार्बोनिल ने 1800 पे शो किया तो वो कार्बोनिल किसका पार्ट होगा, एसिड क्लोराइड का। अगर कार्बोनिल ने 1760 पे दिया तो उसका मतलब है ये कार्बोनिल ये और ये मिलके एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करें। एस्टर्स वाला अगर कार्बोनिल अपीयर हो रहा है इस पे तो मतलब वो एस्टर है। अगर कार्बोनिल अपीयर हो रहा है 1725 पे तो वो एल्डिहाइडिक है। अगर तो कार्बोनिल अपीयर हो रहा है 1715 पे तो वो कीटोन है। लाइकवाइज ये अगर 1710 और ये वाला सबसे लोएस्ट हो रहा है। अब देखें ये आपके पास जो इतनी ब्रॉड सी रेंज आई है, इस ब्रॉड रेंज को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्रॉड रेंज। इस ब्रॉड रेंज की कोई ना कोई रीज़न होती है। तो आपके पास तीन जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लग रहे होते हैं इसके ऊपर। एक हम लोग कहते हैं कौन सा इफ़ेक्ट इसकी रेंज ओवरऑल आगे या पीछे मूव करवा रहा है, एक इंडक्टिव इफ़ेक्ट, दूसरा रेजोनेंस, और तीसरा आप लोग क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर तो कहीं पर हो रही हो। तो ये तीन फैक्टर्स बेसिकली ये जो आपको रेंज नज़र आ रही है या जो कार्बोनिल की इस रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा अब हम लोग ने इनको स्टडी करना है कि किस तरह से होता है। जो फर्स्ट टू इफेक्ट्स होंगे मतलब कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जो फर्स्ट टू इफेक्ट्स हैं मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ने क्या काम करना है, जहाँ भी आप देख लो कार्बोनिल के साथ क्या है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट है, सिवाय एल्डिहाइड में और कीटोन में, बाकी हर में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स ने अगर तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं आर अटैच्ड इसके साथ, ऑब्वियसली हम लोग कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, अगर तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो इन्होंने क्या काम करना है, कौन सा इफेक्ट लगाना है, माइनस आई का इफेक्ट लगाना है। मतलब इन्होंने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को देख रहे हैं तो अगर तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप थे, पेन जवाब दे रहा है जी, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हों और इनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पर ऊपर देख लो, एमाइड के पास भी क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, क्लोरीन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर, और यहाँ पर इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। तो एल्डिहाइड कीटोन के अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कार्बोनिल आ सकते हैं उन सबके पास ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो और एडजेसेंट पे क्या हो, कार्बोनिल हो, तो वो क्या काम करते हैं, प्लस एम का इफेक्ट लगाते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और माइनस आई वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा होता है। तो ये जो फर्स्ट टू इफेक्ट होते हैं ये अपोजिशन में चल रहे होते हैं। मैं लिख देती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक या फिर आप इसको क्या कहते हो, रेजोनेंस इफेक्ट operates in opposite direction। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो किसी एक ने ही विन करना है, विन कौन से वाला करेगा, जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट वो होगा, डोमिनेटिंग इफेक्ट would be that which is more effective,
अब इफेक्टिव वर्ड लिखती है, इफेक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इफेक्टिव वो होगा जो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, ये जो सिस्टम को अनस्टेबल नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी यहाँ पर ही डिस्कस करते हैं कि इन दो का क्या मतलब है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि दो हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, एक एस्टर्स लिख लेते हैं और एक एमाइड्स लिख लेते हैं, ताकि इस स्टोरी या इस सिनेरियो को हम समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, एक तरफ है एस्टर्स और दूसरी तरफ है एमाइड्स। आई होप आप लोगों को ये पेन क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इन केस अगर नहीं आ रहा तो मैं पेन चेंज कर देती हूँ। एस्टर्स कहाँ पे हैं जी? 1735 पे, और एमाइड्स लोएस्ट पे हैं 1690 पे। ये इंटरमीडिएट होता है। वैसे कीटोन से हम लोग रेंज कीटोनिक ग्रुप को ना सेंटर मान लेते हैं, दो के सेंटर में नहीं है, फिर भी कीटोन से हम आगे पीछे देखते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये सारे कोई नहीं पूछता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि कार्बोनिल की रेंज क्या होती है, और जो हाईएस्ट वैल्यू रखते हैं वो कौन से हैं और क्यों, और जो लोएस्ट वैल्यू रखते हैं वो कौन से हैं और क्यों। ये सारा ऑर्डर आपको याद करने की ज़रूरत ओवरऑल नहीं है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर ये कार्बोनिल आ रहा है वहाँ पे आप NH और CN की पीक भी देखोगे तो स्पेक्ट्रम में वो इंटरप्रेट करना आसान होता है। एस्टर ग्रुप क्या होगा? R ग्रुप है, R के साथ है कार्बोनिल, कार्बोनिल के साथ है O एंड O के साथ है R। इमाइड्स वाले केस के अंदर आप देखो तो R है, R के साथ है C डबल बॉन्ड O, दूसरी तरफ है N, एंड देन कोई भी R हो सकते हैं, ये R भी हो सकते हैं, H भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, हम इसको समझने की कोशिश करें कि कार्बोनिल की वैल्यू इतनी आगे पीछे क्यों गई है। ओके जी, एक आपने स्ट्रक्चर ये बना दिया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है अगर हम लोग इसको देखें, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की नेचर क्या होती है? ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन में कैप्स एक तरफ कर दूं, मुझे वैसे ही तंग कर रही हैं ये सब कैप्स। अच्छा जी, ओके। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की ही क्या नेचर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर है, ऑक्सीजन की भी और नाइट्रोजन की भी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। फाइन, इसका मतलब ये होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने लोन पेयर को डोनेट करना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव इज़ हाईली अनस्टेबल। ये इसका एग्जिस्ट करना या इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू N पॉजिटिव। ये वाली चीज़ मैंने किसको रिप्रेजेंट की है? स्टेबिलिटी को। और ये वाला ऑर्डर हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन दो के क्या इफेक्ट शो कर सकता था? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट दे सकता है +M का। लेकिन ये क्या काम करेगा? अगर तो ये शो कर देता है, मैं लिख ही दूं, अगर तो ये शो कर दे तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और कार्बोनिल के ऊपर की तरफ मूव हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे टर्मिनेट हो जाएगा ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको इस किस्म का एक मिल जाना चाहिए, राइट। और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव रेजोनेंस के रूल्स बताते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव भी डाल दो तो वो सिस्टम क्या होगा? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रेफर ही नहीं करेगा एग्जिस्ट करना। अगर करता भी है तो हाईली अनस्टेबल है। तो हम लोग कहते हैं कि ये इस डायरेक्शन के अंदर मैं क्रॉस डाल देती हूँ, प्रेफरेंस नहीं है इसकी। ऑक्सीजन की दूसरी नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने के लिए हम ये वाला एरो इस तरह से लिख देते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट हो या रेजोनेंस इफेक्ट हो, खासतौर पर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन मूव होके आ नहीं जाते हैं, ये जस्ट एक पुल सा होता है जो अपनी तरफ कोई किसी को खींच रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि दो बंदे हैं, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला अपनी पोजीशन से भी मूव कर जाए, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स, एक स्ट्रेन सी ज़रूर लग रही है। तो ये वाला केस वैसा होता है। अब देखें, इस स्ट्रेन और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर थे वो मजीद क्या हो रहे हैं? स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ऑक्सीजन अदरवाइज इलेक्ट्रॉन से विदड्रॉ कर रहा था, अब इस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? स्लाइटली जो विदड्रॉ करता है वो उसको दे भी रहा है। तो आप ये समझ लेंगे जो खींचतानी वाली रेस होती है, ये बिल्कुल उस तरह से गेम बन गई है।
रेसिखेंज कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, एनीवे इस वाले के अंदर देखिए नाइट्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है और नाइट्रोजन यहाँ पर भी क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन डोमिनेंस किसकी होगी, जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नाइट्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मूव कर दे, रेजोनेट करवा दे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास किस तरह से दिखेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, और ये बन जाएगा आर सी ओ नेगेटिव एन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी आर एंड आर, ये वाला आर इस तरह से है, ठीक है। अब स्पेस नहीं है तो आप कंसिडर कर लेंगे आर मैंने लिखा हुआ है। तो इस वाले केस में इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव डालने का, ठीक है। नाइट्रोजन पॉजिटिव को विद होल्ड कर सकता है, इसके लिए ये कोई अनटॉलरेबल चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए थी। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो जो सी डबल बॉन्ड ओ था, जब हम लोगों ने स्टार्ट में किया था ना क्लास के अंदर, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सी डबल बॉन्ड ओ जो बॉन्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं दो बातों पे, एक ये कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होती हैं और दूसरा रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड कर रही है। रिड्यूस्ड मास तो दोनों का एक ही जैसा है, वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, फर्क किस पे पड़ गया, के कांस्टेंट पे पड़ गया। और हमने कहा था के कांस्टेंट का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जितनी ज़्यादा होती जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती जाएगी और उतना ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करेगा बॉन्ड, और उतनी इसका मतलब है कि वाइब्रेट ज़्यादा पे कर रहा है, तो जब आईआर फ्रीक्वेंसी इसकी रेजोनेंस वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हैं तो ये एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी फिर अपनी एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी भी आईआर की ज़्यादा हो जानी है। तो अब देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो आपने क्या कर दिया, बॉन्ड को यहाँ से यहाँ आते हुए आपने बॉन्ड को वीक कर दिया है। और जब हम लोग इस इंडक्टिव इफेक्ट को देख रहे हैं तो इस इंडक्टिव इफेक्ट की अपनी वजह से, मतलब ये वाला जो इफेक्ट लगा रहे हैं माइनस आई का इफेक्ट, इसकी वजह से जो सी डबल बॉन्ड ओ था इसको आपने क्या कर दिया, स्ट्रेंथन, मजीद स्ट्रेंथन कर दिया। तो उस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मतलब बढ़ गई कंपैरेटिवली इसके, और इसकी क्या हो गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। फ्रीक्वेंसी लिखो या वेव नंबर लिखो एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिकल टर्म में एक बात है, थ्योरी के लिहाज से ये अलग अलग चीज़ें दो ज़रूर हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का इस तरह से इफेक्ट होता है। अब अगर हम लोग एसिड फ्लोराइड्स को देखें तो उसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम है जिसने क्या काम कर दिया, यहाँ पर देखें सेम केस इसके साथ जो एसिड के लिए हमने समझा वो वाला ही यहाँ पर भी हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई का इफेक्ट लग रहा है। माइनस आई के इफेक्ट लगने से इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर जाते हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है, अपनी पोजीशन पे ही इसने रहना है, सिग्मा बॉन्ड्स के लॉन्ग होती है इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि इस बॉन्ड के अंदर मजीद सेचुरेशन हो रही है, जो ऑक्सीजन अदरवाइज कार्बन से ले रहा था ऑक्सीजन को देने पड़ रहे हैं दूसरे ऑक्सीजन के इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से। तो एसिड क्लोराइड्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अगर हम लोग उसके बाद देखें एनहाइड्राइड्स को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हायर पे चली जाती हैं क्योंकि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये वाला एक ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ भी वही इफेक्ट लगा रहा है और इसके साथ भी, दोनों कोई एक सिंगल बंदा पूरा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इन दोनों की दोनों कार्बोनिल्स की कम्युलेटिव इफेक्ट लग रहा है, और आपके पास एक 1810 पे जा रहा है और एक 1760 पे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट इस पे तो ज़रूर लग रहा है उसका, मतलब एक ऑक्सीजन इस कार्बोनिल के साथ जो काम कर रहा है वो दूसरे वाले के साथ नहीं कर पा रहा कंपैरेटिवली। इसको आप दूसरा सिस्टम भी समझ सकते हो कि ऑक्सीजन ने क्या करना है, एक जगह पे अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है तो दूसरे के लिए ये उतना अवेलेबल नहीं रहता है। पूरा तो है कहने को, तभी इसने इसको इतना पीछे नहीं फेंका है, मतलब बिल्कुल ही रेस से बाय नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखें, एसिड्स तो वो आपको कहाँ पर नज़र आते हैं, 1710 पर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक। लेकिन ये किस फॉर्म में नजर आते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म हो, ठीक है। इसकी दो वैल्यूज आती हैं ना, मैं कहीं पर लिख देती हूँ। जो एसिड्स हैं, मैं एक्चुअली चाह रही हूँ ये सारा कुछ एक ही पेज पर आए, तो यहाँ पर देखें एसिड्स की आपको दो वैल्यूज मिलती हैं, एक मिल रही होती है एट टाइम्स
1760 पर और दूसरी वैल्यू मिल रही होती है 1710 पर सेंटीमीटर पर। ये दो डिफरेंसेस क्यों आते हैं, ये वाली वैल्यू ये तब देता है जब ये बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, जब आप इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर कर देते हो तो ये इस तरह की वैल्यूज देता है। इसकी रीज़न क्या होती है, देखें आर है कार्बोनिल और यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है O एंड देन H, ये आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और यहाँ पर हम लोग सेम ये वाला रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ यहाँ पर आप O एंड यहाँ पर H डाल दो और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डाल दो। अब देखो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हम लोग इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रहे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी डायमेरिक फॉर्म बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोनिल जो था इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन फर्दर किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, वीक होने की वजह से इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ओके उसके अलावा अगर हम लोग कीटोन्स को देखें, कीटोन्स वाला केस अगर आप ले लो, कीटोन्स वर्सेस एल्डिहाइड, कहाँ लिखूं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कीटोन्स एल्डिहाइड और कीटोन्स का कंपैरिजन, आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है एंड देन आर एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है और एच एग्जिस्ट कर रहा है। तो कीटोन का हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम है और एल्डिहाइड वाले की ज़्यादा है, मतलब इस वाले की वैल्यू कम आ रही है एज कम्पेयर टू दिस वन। हम लोग पर सेंटीमीटर या वेवलेंथ की बात करें, ऐसे क्यों होता है जी, जो आर ग्रुप हैं ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के अंदर कितने, ये एल्डिहाइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जस्ट एक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इसके बॉन्ड को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है, ये आप लोगों ने सोचना है। सी डबल बॉन्ड ओ को जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो जो माइनस आई का इफेक्ट लगा रहे होते थे, तो उन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया था, ठीक है, इस वाले केस में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करना चाह रहा है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, और कार्बन क्या करे, कुछ ना कुछ उसको समहाउ दे रहा है। लेकिन अगर इसके पास कोई ऐसे ग्रुप हैं जो आर इसको मजीद इनरिच कर रहे हैं तो कार्बन बहुत खुशी से ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है, इफेक्ट के तौर पे जो दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इन आर और इन आर ग्रुप का बॉन्ड वीकनिंग इफेक्ट है, इनका क्या होता है, वीकनिंग इफेक्ट। किसके ऊपर, बॉन्ड वीकनिंग इफेक्ट होता है। तो बॉन्ड वीकनिंग इफेक्ट होने की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वन बाय वन के, अगर तो मुझे ज़रूरत फील हुई कि हाँ जी होना चाहिए मज़ीद इसके ऊपर, वरना हम लोग इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स का स्पेक्ट्रम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे।